मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग पृथ्वी में अध्याय 6 स्वर्ग पृथ्वी में C6 एड्स बाय पब फ्यूचर हर जगह लाशें देखकर तात्याना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। एक पल बाद उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को पूरी क्षमता तक प्रकट किया और शहर के सभी गुरुओं को भयभीत कर दिया। उसकी उपस्थिति ने पूरे राजधानी शहर और उसके आसपास के इलाके को घेर लिया। वह अपने छोटे से खजाने को खोजने के लिए बेचैन हो उठी। उसे आसपास न पाकर उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को घर के अंदर केंद्रित कर दिया। जब उसकी आध्यात्मिक भावना पिछवाड़े में पहुंची तो उसने एक छोटी लड़की को आकाश की ओर सोच विचार कर देखते हुए देखा। तात्याना वहां से गायब हो गई और अपनी प्यारी बेटी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तात्याना के आने से पहले यासेनिया हाल ही में हुई लड़ाई के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, हालांकि हमारा पक्ष जीत गया, लेकिन कई नौकरानियां और गार्ड घायल हो गए हैं। यासेनिया ने हताशा से अपनी मुट्ठी भींच ली। साधक बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं सबसे कमज़ोर स्तर के साधकों से भी लड़ूं, तो भी मैं अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरिडियन और डेंटियन क्रिएशन साधक भी मेरा अपहरण कर सकते हैं? मुझे और मजबूत होना होगा, कम से कम इतना मजबूत कि सबसे कमज़ोर स्तर के साधक मुझे आसानी से चोट न पहुंचा सकें। यासेनिया को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सामने आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ी। क्या? लेकिन जब वह संघर्ष करने ही वाली थी, यासेनिया को अपनी माँ की खुशबू महसूस हुई और उसने अपने तनावग्रस्त शरीर को आराम दिया और गले लगा लिया। यासेनिया ने अपनी लंबी पूंछ से तात्याना की कमर को घेर लिया और उसके छोटे से सिर को अपनी छाती में छिपा लिया। क्या उन्हें नहीं पता कि लड़ाई के बाद कैसे सफाई करनी है? उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया। तात्याना ने अपना चेहरा नीचे किया और अपनी बेटी की मीठी खुशबू को हल्के से सूंघा, जिससे ये पुष्टि हुई कि वह कोई भ्रम नहीं था जो उसकी तनावपूर्ण नसों को आराम दे रहा था। माँ, किसान मजबूत होते हैं। हाँ माँ, मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। हाँ, इसीलिए किसी को हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूँ। चिंता मत करो, छोटे खजाने। तुम्हारी माँ वह स्तंभ है जो आसमान गिरने पर भी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें बस धीरे धीरे, कदम दर कदम आगे बढ़ना है और जटिल मामलों को मुझ पर छोड़ देना है। याद रखना, जब तक तुम खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते, और उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तात्याना ने मन ही मन सोचा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे खजाने। भले ही मुझे इस स्वर्ग और धरती को खून से नहलाना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी सबसे मजबूत सहयोगी बनूंगी। उसने नीचे देखा और पाया कि यासेनिया सो रही थी। वह उसे अपने कमरे में ले गई और उसे बिस्तर में लिटाकर वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हालांकि यासेनिया की पूंछ तनी हुई थी, जिससे उसकी माँ भागने नहीं दे रही थी। असहायता से मुस्कुराते हुए उसने संचार ज़ेड निकाला और पूछा कि क्या उसे कुछ करने की ज़रूरत है। ये सुनकर कि सब कुछ नियंत्रण में है, वह यासेनिया के बगल में लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। 12 साल बीत गए। इन वर्षों के दौरान यासेनिया शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य रूप से तेजी से बढ़ी। जब वह 10 साल की थी, तो उसने तात्याना की मदद से अपने प्रकार का हथियार उठाया। यह एक विशाल चौड़ी तलवार थी जिसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 25 सेमी थी। इसका एक काटने वाला भाग था और दूसरा कुंद। 47 किलो वजन के साथ एक सामान्य व्यक्ति इसे आराम से उठा नहीं सकता था,
इससे लड़ना तो दूर की बात है। हालांकि 10 वर्षीय यासिनिया इसका इस्तेमाल कर सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर यासिनिया की लड़ाई शैली को स्टीमरोलर की तरह कहा जा सकता है। यासेनिया अपने दुश्मनों पर हमला करती थी और हर बार तलवार के वार से उनके विरोधी उड़ जाते थे। आमतौर पर इस तरह के लड़ाकों में लचीलापन की कमी होती है। हालांकि ये यासेनिया पर लागू नहीं होता। अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल करने में महारत की बदौलत वह ऐसे कोनों से हमला कर सकती है जो आमतौर पर असंभव होते हैं। इसके अलावा उसकी पूंछ भी एक हथियार थी। जब वह अपनी पूंछ की मांसपेशियों को कसती थी तो वह उसे सख्त कर सकती थी। उसके दुश्मनों के लिए सबसे बुरी बात ये थी कि यह अभी भी बेहद लचीली थी क्योंकि तराजू की व्यवस्था कैसे की गई थी। उसकी पूंछ का काला हिस्सा सख्त था और सुनहरा हिस्सा ज्यादा लचीला था, जो 2 मीटर के लचीले स्टील के चाबुक जैसा दिखता था। अपनी किशोरावस्था के दौरान उसने अपनी मां और घर के अन्य विशेषज्ञों की मदद से अपनी युद्ध शैली को निखारा। उसके पास एक अनुभवी लड़ाकू की तुलना में कम कौशल है, लेकिन वह व्यावहारिक रूप से 2 हथियारों से लैस है, जो उसे रक्षात्मक या आक्रामक शक्ति में बढ़त देता है। बाधा कोर्स प्रशिक्षण की बदौलत वह अब अपनी पूंछ का उपयोग करके जमीन पर एक बार थपकी देकर अपने हमले की दिशा बदल सकती है। वह इसका उपयोग जमीन के लगभग समानांतर दौड़ने के लिए भी कर सकती है, जिससे उसे ऐसे हमले करने में मदद मिलती है जिनका बचाव करना मुश्किल होता है। वह लड़ते समय तीरों को मोड़ सकती है और आपका टखना पकड़कर आपको संतुलन खोने पर मजबूर कर सकती है। यासेनिया अपने 18वें जन्मदिन के करीब पहुंच रही थी और हर कोई कह सकता था कि वह उस वर्ष खेती शुरू कर सकेगी। घर के लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी उसकी शक्ल से हुई, इसलिए नहीं कि वह खराब थी, बल्कि इसलिए कि जब भी नौकरानियां उससे बात करतीं तो वे शर्मा जातीं। पुरुषों के लिए भी यह एक से ज्यादा तरीकों से मुश्किल था, चाहे वह महिलाओं की जानलेवा निगाहों की वजह से हो या फिर कभी-कभी यासेनिया द्वारा उन्हें मजाक में चिढ़ाने वाली नज़रों की वजह से। वे वाकई बहुत दुखी थे। यासेनिया 187 सेमी लंबी थी, वह एम्प्रेस कप में खेल रही थी। गर्व से खड़ी थी, लेकिन इतनी कोमलता से कि उंगली डूब जाए। बात ये थी कि वे गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रही थीं। हैट नॉवल बनट। जब वह चलती थी तो उसकी मुलायम, गोल गांड और पतली कमर उसकी पूंछ की वजह से आकर्षक ढंग से हिलती थी। यह उसके पीछे चलने वालों का ध्यान आकर्षित करता था। इसके अलावा उसके लंबे पैर और मोटी लेकिन मोटी नहीं चड्डी थी जिससे लोग उसे गले लगाना चाहते थे। उसकी ड्रैगन जैसी पूंछ की लंबाई 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। पहले इसका व्यास 10 सेमी था, जो धीरे धीरे कम होता गया और फिर उसकी पूंछ के आखिरी 20 सेमी का व्यास 4 सेमी हो गया। वे 20 सेमी अलग अलग रूपों में बदलने में सक्षम थे। वह तराजू को नियंत्रित कर सकती है और उन्हें जेली की तरह नरम या तलवार से ज्यादा सख्त और तेज बना सकती है। रंग धातुई काले रंग से शुरू होता है जो आधे रास्ते में शुद्ध सुनहरे रंग में बदल जाता है। यासेनिया के आधी रात के काले बाल झरने की तरह सीधे और रेशम के धागों की तरह पतले थे। उसके बाल उसकी कमर तक उसकी पूंछ के ठीक ऊपर तक पहुंचते थे और उनमें एक खूबसूरत चमक थी। उसके चेहरे की विशेषताएं आकर्षक थीं, सीधी और पतली भौहें और पंखे जैसी पलकें। उसकी बादाम जैसी आंखों के सिरे थोड़े उठे हुए थे, जिससे उसकी नज़र कामुक लग रही थी। हालांकि पुतली के चारों ओर लाल रंग की झलक के साथ सुनहरे रंग की पतली आंखें उन्हें एक प्रभावशाली स्पर्श दे रही थीं। इसके अलावा यासेनिया के होंठ थोड़े उभरे हुए थे और उनका रंग हल्का स्ट्रॉबेरी जैसा था, जिससे उसका पूरा चेहरा आकर्षक लग रहा था।
उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से आकर्षक है, उसकी पूंछ के कारण उसके कूल्हे हिलते हैं, और उसकी खुशबू मीठी और मनमोहक है। उसकी त्वचा का रंग सुंदर सफ़ेद गुलाबी था और वह बहुत कोमल थी। घर के लोग मन ही मन चिल्ला रहे थे, मिस, तुम मुझे अपराध करने के लिए उकसा रही हो। क्या तुम थोड़ी बदसूरत हो सकती हो? हालांकि पुरुषों के लिए यह मुश्किल था, कम से कम वे लगातार उसके आसपास नहीं रहते थे। लेकिन नौकरानियों को रोज़ाना एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ना पड़ता था। किसी खास व्यक्ति की बदौलत स्टडी रूम में छींक की आवाज़ आई। यासेनिया आमतौर पर नौकरानियों की मदद से नहाती है। बेशक जब वह बड़ी हुई तो ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। तात्याना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से लोग एक ही समय में मुझे कोसते और पूछते हैं। अगर यासेनिया पूरी तरह से महिला होती तो नौकरानियां इतनी शिकायत नहीं करतीं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हमारी यासेनिया के पैरों के बीच एक अतिरिक्त हथियार था, और यह छोटा नहीं था। इसलिए नौकरानियों को यासेनिया को नहलाने में मदद करते समय अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना पड़ता था, वह भी उसकी गंध और शैतानी शरीर के हमलों के तहत। अगर कोई साम्राज्य में पूछे कि किस नौकरानियों की इच्छाशक्ति ज़्यादा मजबूत है, तो वे हमेशा जवाब देती, काउंटेस तात्याना का महल। ईव गर्मियों की सुबह गलियारे से यासेनिया के कमरे की ओर चली गई। उसे जगाने का काम उसी का है। ईव ने एक एक करके सीढ़ियां चढ़कर शांति से इस मंजिल के केंद्रीय कमरे में जाने के लिए बाएं मुड़ी। वह दरवाजे के सामने रुकी और एक अनुष्ठान की तरह उसने अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए एक गहरी सांस ली। जब वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो हमेशा मौजूद मीठी और मादक फूलों की खुशबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला किया, जिससे वे एक पल के लिए झुनझुनी महसूस करने लगीं। वह एक तरफ गई और पर्दे खोल दिए ताकि सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ सके। फिर वह बिस्तर की ओर मुड़ी और हल्के से बोली, मिस, अब आपके जागने का समय हो गया है। आज वह दिन है जब लेडी तात्याना आपको साधना विधि बताएगी। बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति ने हल्के से हरकत की और अपनी थोड़ी सी धुंधली और पानी भरी सुनहरी आंखें खोलीं। एक आलसी स्वर में जो हड्डियों को नर्म करता हुआ प्रतीत हुआ और थोड़ी कर्कश आवाज में, क्योंकि वह अभी अभी जागी थी, उसने उत्तर दिया, एन, हमेशा की तरह मुझे जगाने के लिए धन्यवाद, ईव। फिर नींद भरी आंखों से उसने अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को सहारा दिया और बिस्तर के किनारे चली गई। अपनी दुम का इस्तेमाल करके चप्पल ढूंढते हुए उसने उन्हें अपने छोटे सफ़ेद पैरों के सामने रखा और बिना नीचे देखे उन्हें पहन लिया। वह खड़ी हो गई, ईव के ऊपर ऊंची, और अपनी सारी मांसपेशियों को खींचकर स्वाभाविक रूप से आगे की ओर झुक गई। अपनी बाहों को आगे धकेलते हुए उसकी पूंछ सीधी हो गई, जिससे सामने के दो पहाड़ उजागर हो गए और एक गहरी घाटी बन गई। सही स्थिति से इसे देखते हुए ईव ने निगल लिया और महसूस किया कि उसकी नाक में खुजली हो रही है। मिस, मुझे पता है कि आप ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा कम मोहक हो सकते हैं? यह अच्छा है कि मैं कमोबेश इस दृश्य का आदी हूँ, लेकिन अगर कोई अन्य नौकरानी ये देख ले तो वे आप पर कूद पड़ेंगे। यासेनिया ने खींचने के बाद ईव को देखा। वह अपनी तेज इंद्रियों से उसकी निगाहों को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह समझ गई कि वह बहुत आकर्षक थी। वह हमेशा हवेली में नहीं रहती और बाहर जाती है, हमेशा घूंघट और समय समय पर ढीले कपड़े पहनती है। लेकिन फिर भी बाहर जाते समय लोग उसे घूरते हैं, इसलिए उसे हल्के में मत लो। इसलिए उसने परवाह करना बंद कर दिया। क्या माँ ने मुझे कुछ बनाने के लिए कहा है?
ईव ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अलमारी के कमरे में चलते हैं और तुम्हें कपड़े पहनाते हैं। आज एक खास दिन है, इसलिए हम तुम्हें पहली बार अपने खेती के कपड़े पहनने में मदद करेंगे। जब यासेनिया ने सुना कि वह आखिरकार वस्त्र पहन पाएगी, तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसने ईव का हाथ पकड़ा, अपनी दुम उसके चारों ओर लपेटी और उसे लगभग घसीटकर अलमारी तक ले गई, जिससे ईव हंसने लगी। येसेनिया के खेती के वस्त्रों का नाम रक्तफूल आत्मा रखा गया था। उसके खेती के वस्त्र थोड़े खास थे। उसकी पूंछ की वजह से उसे अपनी पीठ के निचले हिस्से को ज्यादा खुला रखने की जरूरत थी, इसलिए उसका ऊपरी हिस्सा गुलाबी हाइसिथोइड्स हिस्पैनिका फूल जैसा था, लेकिन लाल रंग का था। इस लबादे को पहनने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था कि वह एक भावुक और मोहक व्यक्ति है, जिसके पास शानदार शान है। टॉप का निचला हिस्सा ढीला था, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से को ढंककर उसकी छाती को उभार रहा था। खुली गर्दन और नंगे कंधों के साथ, जबकि उसकी बाहों को लंबी आस्तीन से ढंकते हुए वह हवा में लहराते लाल फूल की तरह दिख रही थी। उसके निचले हिस्से में हल्के लाल रंग और सुनहरे लहजे वाली एक सामान्य स्कर्ट है। यह नर्म और हल्का था, जिससे ये हवा के साथ लहराता था। जब यासेनिया ने उन्हें पहना, तो उन्होंने उसके फिगर को उभारा और उसके स्वाभाविक रूप से लहराते कूल्हों और सुनहरी पतली आंखों के साथ वह एक नज़र में आपकी आत्मा को चूस सकती थी। उसका फिगर महिलाओं और पुरुषों दोनों की आंखों को आकर्षित करता था। वह दिन भर अपने कपड़ों में ही बिताती, अपनी सामान्य ट्रेनिंग करती, पढ़ाई करती या ओलिवर और घर आने वाले दूसरे युवाओं के साथ खेलती। वह जहां भी जाती, उसे प्रशंसा मिलती, लेकिन तारीफों की आदी होने के कारण उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। जब वह दोपहर में जल्दी ही पिछवाड़े में पहुंची, तो उसकी माँ पहले से ही अकेली उसका इंतजार कर रही थी। तात्याना ने बहुत चौड़ी आस्तीन वाली एक काली पोशाक और एक मैरून स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके काले बाल उसके मुलायम नितंबों के नीचे तक पहुंच रहे थे, जबकि उसकी लाल आंखें एक प्रभावशाली आभा दे रही थीं। यासेनिया रुक गई और अपनी माँ के बोलने का इंतजार करने लगी। यासेनिया, आज वह दिन है जब तुम अपनी साधना यात्रा शुरू करोगी। अब से तुम जो भी करोगी वह तुम्हारा चुनाव होगा और इसका परिणाम अवसर होगा या आपदा, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। फिर उसने क्षितिज की ओर देखा और उदास भाव से बोलना जारी रखा, मैं बहुत लंबे समय तक जी चुकी हूँ। इतना लंबा कि मैंने वर्षों की गिनती करना ही बंद कर दिया है। अतीत में मैंने केवल एक ही काम नहीं किया है, वह है बच्चे को जन्म देना। तुम मेरी पहली संतान हो और मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले जन्म क्यों नहीं दिया। यासेनिया खुद को थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रख सकी। एक सौम्य मुस्कान के साथ वह यासेनिया की ओर मुड़ी और उसे अपने पास आने को कहा। यासेनिया आगे बढ़ी और जब वह तात्याना के पास पहुंची तो उसने उसे बोलते हुए सुना, आज वह दिन है जब मैं अपने बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी और कुछ ऐसे रहस्य भी बताऊंगी जो मैंने आपसे छिपाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समय लोगों को बदल देता है। फिर वह हंस पड़ी। और मेरी उम्र 1,00,000 साल से भी ज्यादा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यासेनिया ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से देखा, हालांकि ये जानते हुए कि उसने बोलना बंद नहीं किया है, वह सुनती रही। यद्यपि व्यक्ति बदल गया है, परंतु जिस कारण से मैंने साधना पथ अपनाया था, वह नहीं बदला है। तात्याना ने अपने स्थान से एक घिसी पिटी किताब निकाली। इस किताब में वह कारण लिखा है जिसके लिए मैंने साधना शुरू की थी। इसलिए चाहे कितने भी साल बीत जाएं, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि
मैं एक दूर के महाद्वीप से आई हूँ और मेरे पास आगे बढ़ने और मजबूत बनने का भी एक कारण था। जब मैं पैदा हुआ, उस समय मेरे जन्मस्थान में खेती करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं थे और वे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे। मेरे जन्म ने मेरी माँ को कमज़ोर कर दिया और मेरे पिता के हरम के सदस्यों में से एक की साजिशों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शुक्र है कि मुझे एक वफादार नौकरानी ने बचा लिया और एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक बंजर भूमि पर भेज दिया। मेरी माँ की यही इच्छा थी कि मैं बदले के अंतहीन चक्र से दूर एक सामान्य जीवन जीऊँ। हालांकि भाग्य ने मेरे लिए एक आश्चर्य रखा था। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे संविधान और मौलिक गुणों ने प्रतिक्रिया की और मुझे मेरे पिता, माँ और उनकी मृत्यु की कुछ यादें दिखाईं। मेरे मौलिक गुण मृत्यु और भाग्य हैं और मेरे संविधान को मृत्यु भक्षण करने वाला दृष्टा कहा जाता है। मुझे भाग्य गुण अपनी माँ से विरासत में मिला है और मृत्यु गुण मेरे संविधान के कारण प्रकट हुआ। ये जानने के बाद कि मैं उन लोगों के साथ क्यों था जो मेरे जैसे नहीं थे, भले ही मैं उन्हें माँ, पिता और बहन कहता था, मैंने मजबूत बनने और अपनी जैविक माँ का बदला लेने का फैसला किया। मेरे संविधान और गुणों के कारण जो एक दूसरे के पूरक थे, मैं अपने साधना पथ पर छलांग और सीमा से आगे बढ़ा। मैं एक संप्रदाय में शामिल हो गया और कई वर्षों की कठिन साधना और जीवन और मृत्यु की लड़ाई के बाद मुझे अपना बदला मिल गया। इस प्रक्रिया में मैं अपने पहले प्रेमी से मिली। वह बहुत ही देखभाल करने वाला और प्रतिभाशाली था। उसने मेरा बदला लेने में मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया। बात यह है कि जब तक मैं उसके समूह में शामिल हुई, तब तक उसके साथ 3 और सुंदरियां हो चुकी थीं। वह हंस पड़ी। उस समय मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए मैंने उससे प्यार करने की कोशिश करने का फैसला किया और इस तरह मैं उसके हरम में शामिल हो गई। साल बीत गए और उसकी नई जीतें बहुत बढ़ने लगीं। जब उसने मुझे अनदेखा करना शुरू किया, तो मैंने उसका साथ छोड़ने का फैसला किया। कौन जानता था कि वह क्रोधित हो गया और मुझ पर हमला कर दिया, लगभग मुझे मार डाला। मुझे और भी झगड़ों में घसीटा गया और उस समय मेरा दिल आक्रोश और दर्द से तड़प रहा था। फिर भी मैं उसके सामने उसके सभी हरम सदस्यों और बच्चों को मारने में कामयाब रहा और जब मैंने उसके चेहरे पर निराशा देखी, तो मैंने उसकी भी जान ले ली। मैं दुनिया भर में घूमता रहा और यह जानने के बाद कि अन्य महाद्वीप भी हैं, मैं दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने चला गया। इतने सालों के बाद मैं कई रिश्तों में रही हूँ, अनगिनत जगहों पर गई हूँ और मैंने बहुत सारी दुख तकलीफें और खुशियाँ देखी हैं। यासेनिया के चेहरे पर दिलचस्पी देखकर वह हंस पड़ी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके बारे में किसी और दिन बता सकती हूँ। पिछली बार मैंने 1500 साल पहले रिश्ता तोड़ा था। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ उसने यासेनिया को देखते हुए कहा, किसी और के प्यार का स्वाद चखने की चाहत में इस बार मैंने कुछ पागलपन करने का फैसला किया, और अगर मैं कोशिश करते हुए मर भी जाती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सालों का बोझ मेरी पीठ पर पड़ने लगा था। इसलिए मैंने अपने छोटे से प्रेमी को पालने का फैसला किया। अपनी माँ का इतिहास सुनने के बाद यासेनिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने अपनी आंखें बेतहाशा खोलीं। एक स्तब्ध भाव के साथ उसने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा किया। तात्याना खुद को हंसने से नहीं रोक पाए क्योंकि वह कितनी अजीब लग रही थी। यह सही है, तुम। फिर उसने गंभीरता से कहा, यासेनिया, अगर तुम माँ को स्वीकार नहीं कर सकती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये साल मेरे लिए सबसे खुशी भरे रहे हैं। तुम्हें अपनी संतान के रूप में पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
अगर तुम हमारी माँ और बेटी के रिश्ते को जारी रखना चाहती हो तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी कि अगर तुम माँ को स्वीकार कर सको। अपना समय लो। हालांकि तुम्हें वयस्क माना जाता है क्योंकि तुम खेती करना शुरू कर सकती हो, तुम युवा हो और तुम्हारे सामने कई साल हैं। यासेनिया ने अपनी माँ को न तो घृणा से देखा और न ही गुस्से से, बस जिज्ञासा से। माँ, सच कहूँ तो जिस तरह से मैं तुम्हें देखती हूँ उसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। तात्याना के चेहरे पर उदासी देखकर उसने कहा, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं हमेशा से लोगों द्वारा मुझे दी जाने वाली नज़रों को लेकर बहुत उत्सुक रही हूँ, और जबकि यह सच है कि आपने मुझे पहले परिचित प्यार से देखा और मेरे साथ बहुत सावधानी से पेश आए। मेरे बड़े होने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह से आप मुझे देखते थे वह बदल रहा है। तात्याना खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक पाए, लेकिन कौन अपनी बेटी के सेक्सी शरीर को बिना किसी प्रेम प्रसंग के देखेगा? यह असंभव था, खासकर इस साल जब वे समय समय पर एक साथ नहा रहे थे। सीधे तौर पर कहूँ तो आज मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं और मेरे पिता कौन थे, लेकिन आपने अभी कहा कि आपका आखिरी रिश्ता 1500 साल पहले था। इसलिए मैं अपना सवाल बदलकर पूछूंगी कि क्या मैं आपकी बेटी हूँ? मुझे लगता है कि मैं वास्तव में आपकी बेटी हूँ क्योंकि हमारे चेहरे की विशेषताएं 7/10 समान हैं, लेकिन मेरा शरीर अजीब है और मुझे संदेह है। तात्याना ने ईमानदारी से जवाब दिया, तुम मेरी बेटी हो, ये पूरी तरह सच है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। यासेनिया ने खुशी से मुस्कुराते हुए तात्याना को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कहा, लेकिन मैं अलग तरीके से गर्भवती हुई। मैंने यहाँ से बहुत दूर एक प्राचीन मकबरे के ऊपर एक पहाड़ की चोटी पर एक बार इस्तेमाल होने वाली संरचना का इस्तेमाल किया। यह मुझ पर काम नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे पास न तो सूर्य न ही चंद्रमा या सितारा विशेषता है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, संदेश में कहा गया था कि अगर सफल हो गई तो मुझे तुम्हें 9 साल तक गर्भ में रखना होगा, फिर भी मैंने तुम्हें 90 साल तक गर्भ में रखा। यासेनिया अपनी माँ के 90 साल तक गर्भवती रहने के धैर्य को देखकर दंग रह गई। यासेनिया ने सिर हिलाया और कहा, माँ, मेरे पास बैठो। फिर वे एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए और उसके तने पर आराम करते हुए डूबते सूरज को देखने लगे। तात्याना अपनी बेटी की मौजूदगी और खुशबू का आनंद ले रही थी, जबकि यासेनिया अपनी माँ के जीवन के अनुभव और उनके भविष्य के बारे में सोच रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस